हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार हैं क्लास 12th में और जिनको 2026 में क्लास 12 हिंदी का पेपर देना है। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको 12th हिंदी का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ना जो आपके हिंदी के पेपर में 100% फिक्स टॉपिक है। मैंने आपको बताया था कि आपके हिंदी में मेरे भाई कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो 101% फिक्स होते हैं। तो आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं ना, ये हिंदी में 101% फिक्स होता है। तो आज मैं आपका 12th हिंदी में मैंने सोचा क्यों ना आपका 6 नंबर कंप्लीट करा दिया जाए। आज के टॉपिक का हमारा नाम है रस, छंद और अलंकार। देखो भैया, रस जो है 2 नंबर का आता है, छंद भी 2 नंबर का, अलंकार भी 2 नंबर का। इन तीनों को आज हम एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 12 हिंदी व्याकरण का अब तक का ये सबसे स्पेशल वीडियो होने वाला है। देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे समझ लो और ध्यान से वीडियो को देखना। देखो, रस जो है 2 नंबर का आता है, छंद भी 2 नंबर, अलंकार भी 2 नंबर का, हर साल एग्जाम में आता है। और ये पूरे 6 नंबर का आता है। और मैं आपको ट्रिक के साथ बताऊंगा कैसे आपको 6 में 6 पूरे नंबर मिलेंगे। अरे भैया, जब मैं आपको सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार पढ़ा ही दूंगा तो आपको नंबर क्यों नहीं मिलेगा। तो भैया, आप लोगों के क्या करना है, पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि ऐसे ही स्पेशल क्लासेज आपको रेगुलर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे भाई। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपने रस को, फिर छंद को, फिर अलंकार को। इस वीडियो को देखने के बाद भैया 6 नंबर आपका एकदम कंप्लीट हो जाएगा, कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रस में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। रस में 2 रस हम पढ़ेंगे, हास्य रस, करुण रस, इसको पढ़ेंगे। एक और रस होता है बीड़ रस, उसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये दोनों रस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर आपका कंप्लीट कराएंगे। छंद में हम चौपाई, दोहा, सोरठा पढ़ेंगे, इसमें से 2 हम पढ़ेंगे, ठीक है। वो 2 कौन से होंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अलंकार की अगर हम लोग बात करें तो अलंकार में हम 4 अलंकार पढ़ने वाले हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार। अब भैया हम इंट्रोडक्शन ही देते रहेंगे, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रस को। अब जब रस की बारी आती है, खाने वाला रस नहीं है, ये हिंदी वाला रस है। तो रस की जब बारी आती है ना, तो ऐसा हमारे जहन में होता है भैया कि 2 नंबर हमारा 100% फिक्स है। इसका ट्रिक क्या है, देखो रस का ट्रिक क्या है। अगर आपको रस की जैसे हास्य रस या करुण रस की परिभाषा को याद करना है ना, तो एक ट्रिक है, वो ट्रिक आपका है अस्थाई भाव। आपको अगर रस का अस्थाई भाव पता है तो आप डेफिनेशन बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। कैसे, देखो, जैसे हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास, और करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक। ये अस्थाई भाव आपको पता होना चाहिए, आपका 2 नंबर बिल्कुल कंप्लीट है। कैसे, अभी हम आपको परिभाषा, उदाहरण सब कुछ बताएंगे। अरे जब हमने प्रण ले ही लिया है आपको 6 नंबर कंप्लीट करवाने का, तो आज करवा के ही जाएंगे, ठीक है। अब देखो भैया, इसी अस्थाई भाव के ट्रिक से हम लोग एक डेफिनेशन बनाएंगे। देखो सबसे पहले हम जान लेते हैं हास्य रस के बारे में। आपको इसकी परिभाषा लिखनी होती है और इसका उदाहरण लिखना होता है। तो हास्य रस क्या होता है, डेफिनेशन समझो। ट्रिक देखो, हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। पहली लाइन जो है आपका स्थाई भाव ही रहेगा। आप लिख दो हास्य रस का स्थाई भाव हास है। अगर करुण रस की परिभाषा लिख रहे हो तो करुण रस का स्थाई भाव शोक है। अगर वीर रस की परिभाषा लिख रहे हो तो वीर रस का स्थाई भाव उत्साह है, ठीक है। पहली लाइन ये रहेगा। उसके बाद देखो, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। मतलब जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। यही ट्रिक है। अगर आपका करुण रस होगा तो कैसे लिखोगे, करुण रस का स्थायी भाव शोक है। जब शोक नामक, देखो हास के जगह पर शोक कर देना है, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से संयोग करेगा तो वो करुण रस कहलाएगा। वीर रस का लिखना हो तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उत्साह नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो वीर रस कहलाता है। बस यही ट्रिक है। देखो अस्थाई भाव के दम पर हमने ये डेफिनेशन लिख दिया। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमारे बुक में तो दूसरी तरह से दिया गया है,
किसी की वेशभूषा को देखकर जो रस उत्पन्न होता है हास्य रस कहलाता है। हाँ बिल्कुल, अलग अलग बुक्स में अलग अलग हो सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन आपको किसी एक बुक का याद कर लेना। आप बुक से भी याद कर सकते हैं या इसको भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। उदाहरण देख लो, एक उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। देखो उदाहरण क्या है, ऐसे उदाहरण करके लिख देना, नंबर मिल जाएगा। देखो, नाना वाहन नाना वेशा, विहसे स्यु समाज निज देखा। ठीक है, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। ये उदाहरण है, ये जब हमारे महादेव जी का यानी कि शंकर भगवान का जब विवाह हो रहा था ना, उस समय की ये लाइनें हैं। मतलब जो बाराती हैं, जो शंकर भगवान के जो वाइफ जैसे जो पार्वती जी हैं, उनके घर वाले सोचते हैं ये कैसी वेशभूषा बनाकर आए हैं। वही सांपों को लटकाए, जटाओं को बांधे अपने वस्त्र में, ठीक है, अपने वो वस्त्र में है। तो वही कहा जाए, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे स्यु समाज निज देखा। लोग उनको देखकर हंस रहे हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर कोई बहुपद बाहू। बस इतना सा आपको उठाकर लिख देना है। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हूं। 2 नंबर आपका हास्य रस का कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से यहां पे क्लियर कर देना चाहता हूं, हो सकता है दूसरे बुक में डिफिनीशन अलग लिखा हो और उदाहरण तो बहुत सारे हैं, हो सकता है कोई दूसरा उदाहरण हो, तो आपको कोई एक याद कर लेना है, बहुत है। ठीक है, बस अच्छे से याद करना, उसको भूलेंगे नहीं। या तो आप 2-3 याद कर लेना, उदाहरण याद करने में कुछ नहीं जाता। चलो भैया, करुण रस को देख लेते हैं। आप वही सेम ट्रिक जो मैंने बताया था, स्थायी भाव वाला ट्रिक करुण रस में। देखो, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, मतलब करुण रस का स्थायी भाव शोक है। वहां पे हास्य रस का स्थायी भाव हास था। देखो ट्रिक वही काम कर रहा है। देखो, जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। उसी ट्रिक की मदद से हमने यहां पे करुण रस का भी डेफिनेशन लिख दिया। बस हो गया। चलो उदाहरण देख लो, उदाहरण को समझो। देखो, हमें अच्छे से समझना है। आगे आगे मैं आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगा। मैं सोचता हूं जो भी चीजें मैं बताता हूं इसको आप नोट डाउन करें अपने नोट में और इसको पढ़ लो। 6 नंबर आपका कंप्लीट रहेगा। हिंदी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो 100% फिक्स होते हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हो बहुत आसानी से। देखो उदाहरण, क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हां उलझ रहा सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में। अब देखो, ये जो उदाहरण है थोड़ा करुण की बात, दुख की बात हो गई ना, तो ये करुण रस होगा। सिंपल सा है। क्यों छलक रहा दुख मेरा, दुख आ गया, करुण रस है। करुण रस का मतलब ही होता है शोक। देखो, अस्थाई भाव शोक है, थोड़ा बहुत सैडनेस। ठीक है, तो करुण, क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में, हां उलझ रहा सुख मेरा, संध्या की घन अलकों में। बस इसको नोट करो भैया, 2 नंबर आपका कंप्लीट हो गया। चलो, हो गया नोट। अब यहां पे अगर वीर रस की पूछी जाए ना, तो आपको सिंपल सा ट्रिक लिख देना। देखो, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब उस उत्साह नामक स्थायी भाव विभाव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में देख लेना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मतलब वीर रस से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल लिख देना है। हो गया भैया रस। अब हम आगे बढ़ेंगे, चलते अपने छंद वाले टॉपिक पे। ये देखो छंद वाला टॉपिक, इसको ध्यान से समझना क्योंकि टॉपिक ही इतना खास है। देखो ध्यान से समझो। छंद में हम लोग पढ़ेंगे 2 टॉपिक को, एक चौपाई को पढ़ेंगे, दूसरा दोहा को पढ़ेंगे। इन दोनों को पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोरठा को मैंने यहां पे नहीं लिया है, आगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन ये दोनों जरूर पढ़ लेना भैया। ठीक है, सोरठा को अपने बुक से पढ़ लेना, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, देखो चौपाई, छंद में सबसे पहले हम चौपाई पढ़ेंगे। चौपाई मतलब 4 पद, चौ का मतलब 4, पाई का मतलब पद या पैर बोल सकते हैं। तो चौपाई का मतलब जिसमें 4 पद हो, नाम से स्पष्ट है। तो देखो भैया, चौपाई सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब इसमें जो चारों पद होंगे ना, सब में मात्राएं समान होंगी, सममात्रिक। ठीक है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। मतलब चौपाई एक सममात्रिक छंद है। सममात्रिक का मतलब समान मात्रा हर एक पद में। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी, यही होगा चौपाई। उदाहरण देख लो, मात्राएं गिनना भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखो, 2 मात्रा होगी तो उसको ऐसे लिखेंगे एस की तरह, 1 मात्रा होगी तो उसको सिंगल, भाई सिंगल इज सिंगल। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। अब चलिए इन मात्राओं को गिनना सीखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना,
बहुत ज्यादा ये स्पेशल टॉपिक है हमारा चौपाई, ठीक है। चलिए मात्राओं को गिनना सीखते हैं, कैसे इसको गिनेंगे। तो देखिए चौपाई का उदाहरण जो है, पहले उदाहरण को पढ़िए फिर हम मात्राओं को गिनना सीखेंगे। देखो उदाहरण क्या है, बहुत ध्यान से समझना। देखो, बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुच सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। देखो भैया यहां से यहां तक जो हमारी लाइन है पहला पद होगा, यहां से यहां तक जो लाइन है दूसरा पद होगा, यहां से यहां तक जो है मेरे भाई तीसरा पद होगा, और यहां से यहां तक जो है ये चौथा पद होगा। मतलब चारों में यहां पे 16-16 मात्राएं होंगी। 4 चरण, पद का मतलब चरण होंगे, ठीक है। ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। चलिए इसको गिनना सीखते हैं। जैसे बा है, बा के ऊपर बिंदी है, तो यहां पे 2 मात्राएं हम लोग लेंगे, 2 ले लिया हमने, ठीक है। उसके बाद में इस पे 1 लेंगे, आधा दा है, ठीक है, ऊ है 1 लेंगे। गा पर छोटाऊ का मात्रा है, 1 मात्रा यहां पर लेंगे, ठीक है। रा पर भी छोटाऊ का मात्रा 1 लेंगे, ये भी सिंगल सिंगल है, ये भी सिंगल है, छोटाऊ का मात्रा होगा 1 1 1। रा पर बड़ा आ का मात्रा है तो 2 लेंगे, और यहां पे गा पर बड़ा आ का मात्रा है 2 लेंगे। 16 हुए कि नहीं हुए, गिन लो। देखो 2 1 3 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16। पहले चरण में 16 हो गया, ठीक है। दूसरे चरण में आप लोग देख लो, देखो यहां पर 1 लेंगे, सा पर छोटाऊ का मात्रा, रा पर छोटाऊ का मात्रा 1, चा पर छोटी का मात्रा 1, इस पर भी 1, इसको 2 लेंगे, बड़ा का मात्रा इसको 1 लेंगे, 1 1 1 1 1 2 2, इसको ऐसे लिखेंगे। देखो जब आप सीख जाओगे ना तो मात्राएं गिनना आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। देखो कैसे, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 2 16। 16 मात्राएं दूसरे चरण में हो गई। अब चारों चरण में 16-16 होंगी क्योंकि सब मात्रिक छंद है। देखो भैया इसमें गिन लो, आ है 1 मात्रा, 1 2 1 3, ये मां पर बढ़ाऊ का मात्रा है तो यहां पे 2 लेंगे, 3 2 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 2 14 2 16। रा पर बढ़ाऊ का मात्रा है, चारू है, चारू नहीं है, तो ये भैया 16 मात्राएं इसमें भी हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं भैया चौथे चरण में, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 और 1 9। यहां पे भी आपका क्या होगा, 1 9 1 10 1 11 1 12 2 14 और 2 16 यहां पर भी हो जाएगा। तो भैया 16-16 मात्राएं चारों चरण में हो गई। चारों चरण में समान मात्राएं हैं, सममात्रिक छंद है, तो ये चौपाई होगा। चलो एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, फिर स्क्रीनशॉट लेने का मौका दूंगा। देखो चौपाई क्या है, चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। उदाहरण देखो, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुच शिवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भैया, दूसरा वाला छंद हम लोग देख लेते हैं। दूसरा छंद जो हमारा है वो हमने लिया है दोहा को। अब दोहा, आपने बहुत सारे दोहे पढ़े होंगे, हाई स्कूल से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं दोहा क्या होता है, दोहा चैप्टर भी था आप में। तो देखो दोहा क्या होता है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद होता है। देखो इसमें 4 चरण होते हैं, मतलब ये अर्ध सममात्रिक छंद होगा। इसमें 2 चरण में समान मात्राएं होंगी, 2 अलग चरण में समान मात्राएं होंगी। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होता है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये दोहा होता है। अर्ध सममात्रिक छंद का मतलब 2 चरण में समान होगा और 2 चरण में अलग होगा, मतलब ये अर्ध सममात्रिक छंद है। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में, यानी कि इसमें और इसमें जो है ये 13-13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये होता है दोहा, ठीक है। चलो समझते हैं मेरे भाई। मेरी भव बाधा हरो, उदाहरण देख लो, बहुत स्पेशल है, शायद हाई स्कूल में आपने पढ़ा हो। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति हुई। ठीक है, अब इसके मात्राओं को हम गिनना सीखते हैं। देखो 2 मात्रा इस पे होगी, मां पर 1 का मात्रा 2 इस पे होगी, 2 2 4 1 5 1 6 2 8 2 10 1 11 2 13। देखो पहले चरण में 13 मात्रा हो गई, तीसरे चरण में भी 13 होगा। देखो 2 इसका 1 3 1 4 2 6 2 8 2 10 1 11 2 13। तो पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हो चुकी हैं। अब दूसरे और चौथे में 11-11 गिन के दिखाता हूं मैं। देखो
रा पर आकर मात्रा है 2 2 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, ये हो गया। ये आधा सा और यह है, इन दोनों को मिलाकर 2 लेंगे, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11 हो गया। तो देखो भैया दोहा क्या है, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो भैया पहले और तीसरे में 13-13 हो गया, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हो चुकी हैं। एग्जाम्पल याद कर लेना, अगर आप कोई दूसरा एग्जाम्पल याद कर लेते हो ना कोई बात नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो भी आपको याद हो उसको लिख लेना। चलो इसको मैं साइड में हो जाता हूं और इसको मैं हटाता हूं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो हो गया। अब चलेंगे अपने अलंकार पे। देखो इसमें एक सोल्ठा है, वो भी आप लोग पढ़ लेना, इसको मैं पढ़ा चुका हूं अलग से, लेकिन आप लोग पढ़ लेना, या फिर आप मेरा जब प्रीवियस वीडियो देखेंगे ना, ये देखो सोल्ठा भी आ गया। चलो इसको भी पढ़ लेते हैं भाई, सोल्ठा, ठीक है, इसको भी हम इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। देखो सोल्ठा क्या होता है, देखो सोल्ठा अर्धसम, इसको अर्ध कर दीजिएगा, अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब ये दोहा का उल्टा होता है सोल्ठा। देखो ये भी अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होंगे, बट इसके पहले और तीसरे चरण में इसमें और इसमें 11-11 होगा। दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 थी और दूसरे और चौथे में यहां पे होगा 13-13 मात्राएं, तो ये होगा सोल्ठा। इसको भी मैं यहीं पे डिस्कस कर देता हूं। चलो भैया उदाहरण देखो, राम स्वरूप तुम्हार बयान अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहे। तो पहले और तीसरे में हमें 11-11 चाहिए, तो देखो 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 हो गया पहले और पहले में, ठीक है। तीसरे में देखो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, तो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं हो चुकी हैं। दूसरे और चौथे में 13-13 होनी चाहिए। तो देखो भैया इसको देखो 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 1 9 2 11, ठीक है, 1 12 1 13 हो गया, ठीक है। यहां पे देखो 2 2, चलो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां पे हो जाएगा 2 1 3 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13। तो देखो पहले और तीसरे में 11-11 हो गया, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं हो गई, यही सोल्ठा होगा। ये दोहे का उल्टा होता है। सोल्ठा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले एवं तीसरे चरण में 11-11 और दूसरे एवं चौथे चरण में 13-13, और यही होगा भैया सोल्ठा। समझ में आ रहा है? अब देखो भैया इतने इजी वे में मैं समझा रहा हूं, अगर अब नहीं समझ में आया तो भैया मेरे पास कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं घोल गल दे दूंगा, आपको एक टॉनिक बनाकर पी लेंगे आ जाएगा। ये सब बहुत इजी टॉपिक्स हैं और 100% फिक्स टॉपिक है। हिंदी जो है, हिंदी में हर एक स्टूडेंट 100 में 95+ स्कोर कर सकता है, सिर्फ स्मार्ट तरीके से स्टडी करके। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, हमारा छंद भी हो गया। अलंकार पे आ जाइए मेरे भाई। अलंकार में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, 2 नंबर का ये भी आता है, सबसे पहले अनुप्रास अलंकार को पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अरे ये सब आप हाई स्कूल से पहले ही पढ़ते आ रहे हैं, रस छंद अलंकार, ठीक है। चलो ये देखो भैया अनुप्रास अलंकार को पहले हम पढ़ते हैं, ये क्या होता है। देखो वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की बार बार आवृत्ति हो अनुप्रास अलंकार कहलाता है। मतलब ऐसा अलंकार या वो अलंकार जिसमें समान वर्णों की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी, बार बार वो आएगा, वहां पे अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे उदाहरण अगर हम लोग देखें तो देखो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। अब इस एग्जाम्पल को जब आपने देखा ना तो चा कई बार आया है, चारु चंद्र की चंचल, चा देखो कई बार आया है, तो यहां पे अनुप्रास अलंकार होगा क्योंकि यहां पे समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। यहां पे स्पष्टीकरण लिख दो भैया कि आखिर क्यों यहां पे अनुप्रास अलंकार है। तो देखो इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार आपका यही होगा। समझ में आ गया? तो वो अलंकार जिसमें एक ही वर्ण या समान वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण देख लो, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। चलो भैया हो गया। दूसरा अलंकार देखो, इसको नोट करो, पहले मैं नोट करवा दूं तब मैं आगे बढ़ूंगा। स्क्रीनशॉट ले लिया करो फट से, नोट बाद में करते रहेंगे, ठीक है। चलो दूसरा वाला अलंकार देख लो।
यमक अलंकार बहुत स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट भैया, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। देखो यमक क्या होता है? यमक का अर्थ है युग्म अर्थात जोड़ा। यमक का मतलब होता है युग्म या जोड़ा, इंग्लिश में बोले तो पेयर, ठीक है। वो अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से अधिक बार आए, ऐसा अलंकार जिसमें कोई शब्द एक से ज्यादा बार आए परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार कहलाता। मतलब ऐसा अलंकार जिसमें एक शब्द एक से अधिक बार आता है और उसके अर्थ भी भिन्न भिन्न होते हैं, वहां पे यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखो, काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। यहां पे काली घटा, घटा शब्द देखो दो बार आया है। एक घटा का मतलब है बादल और दूसरे घटा का मतलब है घट गया या कम हो गया। देखो काली घटा, काले बादल का घमंड घटा, घमंड कम हो गया, तो इस घटा का मतलब बादल, इस घटा का मतलब होगा कम हो गया या घट गया। देखो एक ही वो शब्द है लेकिन इसके अर्थ भी अलग अलग है, यहीं पे यमक अलंकार होगा। और भी एग्जाम्पल इसके हैं, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लो भैया, इस उदाहरण में घटा शब्द दो बार आया है, दो लिख दीजिए, घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे फर्स्ट वाला जो घटा है उसका अर्थ है बादल, दूसरा वाला जो घटा है उसका मतलब घट गया या कम हो गया, तो यहां पे होगा यमक अलंकार, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते भैया, नेक्स्ट वाला देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट वाला देखते हैं अपना कौन सा अलंकार है, इसको देख लो। नेक्स्ट वाला जो अलंकार है वो है भैया रूपक अलंकार। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अलंकार है, तो ध्यान से समझ लेना। रूपक अलंकार ध्यान से समझो, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। मतलब जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, उसको भी समझ लो। उपमेय का मतलब जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा, उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा। मतलब जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय, जिससे तुलना की जाए वो उपमान। उदाहरण देखो, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, श्री कृष्ण जी के, हरि जी के जो चरण है वो कमल के समान है, तो यहां पे चरण की तुलना कमल से की जा रही है, तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा, तो यहां पे उपमेय होगा चरण, और जिससे तुलना की जाए वो उपमान होगा, तो कमल जो है ये उपमान होगा। स्पष्टीकरण होगा शायद, देख लो, ये देखो स्पष्टीकरण, उपमेय जो है चरण होगा, उपमान जो है कमल होगा, ठीक है। तो रूपक अलंकार क्या होता है, जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, ठीक है। उपमेय है जिसकी तुलना की जाए, उपमान होता है जिससे तुलना की जाए। जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, यहां पर चरण जो है, चरण की तुलना कमल से की गई है, तो उपमेय होगा चरण, उपमान होगा कमल, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ये देखो नेक्स्ट वाला है उपमा अलंकार, ठीक है। उपमा अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ लेना। यहां पे देख लो भैया, थोड़ा उसी से मिलता जुलता है। देखो, जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो वहां पे उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखो, हरिपद कोमल कमल से, मतलब हरि जी के पैर कमल के समान कोमल हैं, ये दूसरा एग्जाम्पल है, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लो भैया, यहां पे उपमेय होगा हरिपद, मतलब कृष्ण जी के पैर की तुलना की जा रही है कमल से, तो जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय होगा। तो हरिपद, हरि जी के पैर की तुलना की जा रही है तो ये उपमेय होगा। जिससे की जाए, कमल से की जा रही है तो ये उपमान होगा। साधारण धर्म क्या है, ये कोमल होगा, मतलब क्या बताया जा रहा है, कोमल है तो ये साधारण धर्म होगा। वाचक शब्द होगा से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा अलंकार, उपमा अलंकार। इसको नोट करो, मतलब जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाया जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से। स्पष्टीकरण मैंने आपको बता दिया, दोनों का स्क्रीनशॉट लो, पहले इसका लो अब इसका ले लो, ठीक है, हो गया। तो भैया आज का जो हमारा ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है वो यहीं पर फिनिश होता है। हमने आपको बताया रस, छंद, अलंकार जो मोस्ट थे सबको बता दिया, यानी कि पूरे के पूरे 6 नंबर हमने आपका हिंदी में कंप्लीट करवा दिया। इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना मेरे भाई, सारे के सारे टॉपिक को, क्वेश्चन को पढ़ लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो आज हम आपसे यहीं पे अलविदा लेते हैं, आज हम चलते हैं, फिर हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।
नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।